हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम संपत्ति का गिफ्ट यानी उपहार क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कानूनी जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, उपहार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण है। हस्तांतरण किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहार में यानी कि गिफ्ट में। जैसा हस्तांतरण करता उस संपत्ति को प्राप्तकर्ता को स्वेच्छा से बिना किसी मुआवजे के, बिना एहसान के देता है। यानी जो देने वाला होता है, हस्तांतरण करने वाला, वो हस्तांतरण लेने वाले को देता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी देता है और वो वॉलंटरीली होता है, स्वेच्छा से। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो सेक्शन है, धारा 122 के अनुसार आप एक गिफ्ट डीड के माध्यम से अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी हस्तांतरित कर सकते हैं। एक सेल डीड की तरह होता है गिफ्ट डीड की संपत्ति हस्तांतरण करना। यानी जो गिफ्ट डीड में जो संपत्ति है हस्तांतरण करता और प्राप्तकर्ता के विवरण होता है गिफ्ट डीड में, और लेकिन ये सेल डीड के विपरीत होता है। सेल डीड के जैसा नहीं होता है। ये किसी को धन के किसी भी आदान प्रदान के बिना स्वामित्व को हस्तांतरित करता है। यानी एक देने वाला लेने वाले को स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन ये सेल डीड नहीं होता है। सेल डीड में और गिफ्ट डीड में फर्क है। ये प्रॉपर्टी बेची नहीं हो सकती है। जैसे कि आप सेल डीड में एक देने वाला लेने वाले को प्रॉपर्टी सेल करता है, वैसा गिफ्ट डीड में नहीं होता है। एक गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो बदले में किसी वित्तीय समर्थन के बिना, यानी हमने पहले ही कहा है कि विदाउट कंसिडरेशन रहता है, उसमें पैसों का व्यवहार नहीं होता है। दाता संपत्ति के मालिक से प्राप्तकर्ता यानी उपहार पाने वाला, गिफ्ट पाने वाला, वो उपहार के स्वैच्छिक हस्तांतरण का वर्णन करता है। उसमें स्वैच्छिक वॉलंटरीली दिया हुआ है, ऐसा उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, भारतीय कानून पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 एंड सेक्शन 17 है, और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 123 है, उसके अनुसार उप रजिस्ट्रार यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इसका गिफ्ट डीड का एक ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हस्तांतरण अमान्य होगा, वो वैलिड नहीं रहेगा, लीगल नहीं रहेगा अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो। एक बार गिफ्ट डीड पंजीकृत होने के बाद संपत्ति के स्वामित्व के शीर्षक में परिवर्तन संभव है। अगर वो रजिस्ट्रेशन हो गया है तो जब तक वो कैंसिल नहीं होता है, वैसे ही अगर है एग्जिस्टेंस में, तो उसके अनुसार गिफ्ट डीड में जो प्रॉपर्टी दी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका स्वामित्व परिवर्तित होता है। इसके अलावा प्राप्तकर्ता को संपत्ति को आगे हस्तांतरित करने में सक्षम होने के लिए एक पंजीकृत गिफ्ट डीड की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे गिफ्ट में क्या क्या दिया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी हम गिफ्ट में दे सकते हैं। किसी संपत्ति के वैध दान के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा करना, कुछ कंडीशंस है उसमें कि वो पूरा करना जरूरी है। यह एक चल या अचल संपत्ति होनी चाहिए, या हस्तांतरणीय होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, यानी कि उसका जो टाइटल होता है वो क्लियर होना चाहिए। चल या अचल संपत्ति दोनों हो सकती है गिफ्ट। एक मौजूदा संपत्ति होनी चाहिए, न कि भावी संपत्ति। जैसे कि भावी संपत्ति मिलने वाली है हमको, वो हम गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो अभी एग्जिस्टेंस में हमारे पास होनी चाहिए। यह स्पर्श योग्य या वास्तविक होना चाहिए। उपहार के समय हस्तांतरणकर्ता प्राप्तकर्ता को जीवित होना जरूरी है, जैसे कि देने वाला और गिफ्ट लेने वाला दोनों भी जीवित होना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि वैध गिफ्ट डीड के लिए क्या आवश्यक होता है। एक गिफ्ट डीड जो है विशिष्ट होना चाहिए, जिसमें हस्तांतरित की जाने वाली प्रकृति की संपत्ति के हस्तांतरण संबंधित सभी आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिए। गिफ्ट डीड का सफलतापूर्वक संचालन होने के एक निम्नलिखित आवश्यक चीजें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या है वो देखेंगे हम। गिफ्ट डीड में अनिवार्य रूप से दान की जा रही संपत्ति का विवरण होना चाहिए। जो भी संपत्ति हम गिफ्ट डीड में देने जा रहे हैं,
गिफ्ट किसी को दे रहे हैं हम कोई संपत्ति, तो उसका पूरा विवरण होना चाहिए। वो अगर अधूरा हमने लिखा है तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। गिफ्ट डीड पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा उसका। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर का विवरण भी बहुत आवश्यक है। जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं उसके बारे में पूरा विवरण जरूरी है। उसमें दस्तावेज पर हस्ताक्षर दाता यानी संपत्ति को उपहार देने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। जो हम गिफ्ट डीड दे रहे हैं, जो देने वाले हैं दाता है, उनका संपत्ति को उपहार देने वाले व्यक्ति का उसमें हस्ताक्षर गिफ्ट डीड पे होना जरूरी है। रजिस्ट्रार के कार्यालय में हम जब सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में हम जाते हैं तो वह दाता और प्राप्तकर्ता दोनों मौजूद होने चाहिए। जो यानी वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे वहाँ, तब जिसने दी हुई है और जो लेने वाले प्राप्त करता है, उन दोनों को वहाँ प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। दस्तावेज में कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन हमने पहले कहा है कि वो रजिस्टर होना जरूरी है, तो रजिस्टर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें 2 गवाह के हस्ताक्षर जरूरी है। 2 गवाह वहाँ प्रेजेंट रहने जरूरी है। संपत्ति के मूल्य के आधार पर दस्तावेज पर एक उचित गैर न्यायिक मोहर के साथ मोहर लगाई जानी चाहिए। दोनों गवाह और प्राप्तकर्ता और दाता सभी वहाँ प्रेजेंट रहकर वो डॉक्यूमेंट जो है वो किया या नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी दी है क्या नहीं है, वो वहाँ एडमिट कर रहे हैं और गवाहों के सामने एडमिट करते हैं, तो वहाँ सबका प्रेजेंट रहना जरूरी है। और उसमें फिर मुहर लगाई जाती है कि ठीक है, दस्तावेज जो है वो बराबर है। गिफ्ट डीड कौन बना सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। संपत्ति का मालिक ही किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार दे सकता है। हमने पहले ही कहा है कि संपत्ति जो है वो हमारी है, हम टाइटल क्लियर होना चाहिए, वो मालिक है हम, ये हमें बताते आना चाहिए कि हम मालिक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए हमारे, तो वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी। इस नियम के अपवाद में वो मामला है जिसमें दाता या प्राप्तकर्ता नाबालिग है। अगर नाबालिग है तो क्या, नाबालिग व्यक्ति कोई करार करने योग्य नहीं होता है, इसलिए वे उपहार के रूप में संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। अगर नाबालिग है दाता यानी संपत्ति गिफ्ट करने वाले, तो वो उनको कानूनन उनको संपत्ति हस्तांतरित करने के अधिकार नहीं होते हैं। यदि कोई दाता नाबालिग है तो उपहार के दस्तावेज वैध नहीं होते और शून्य हो जाते हैं, वो कानूनन नहीं है वैध। उपहार पाने वाले व्यक्ति के नाबालिग होने के मामले में एक वास्तविक अभिभावक उसकी ओर से उपहार स्वीकार कर सकता है। अभिभावक भेंट की गई संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। अगर दान की गई संपत्ति असाधारण है तो उसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वह व्यक्ति नाबालिग है। वो बालिग होने के बाद में उसका इफेक्ट होगा। एक बार जब वह वयस्क हो जाता है तो वह उपहार को स्वीकार या वापस कर सकता है, तो कोई भी निर्णय ले सकते हैं बाद में। अब हम देखेंगे संपत्ति के गिफ्ट की क्या प्रक्रिया है। किसी संपत्ति को उपहार में देने की प्रक्रिया को नीचे गए 3 चरणों में विभाजित किया हुआ है। क्या वो कंडीशंस है, क्या हम करना चाहिए हमने, वो देखेंगे हम। गिफ्ट डीड का जो प्रारूप तैयार करना होता है, कि गिफ्ट डीड का जो ड्राफ्ट तैयार होता है उसके बारे में हम जानेंगे। एक गिफ्ट डीड उपहार का कानूनी हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। अगर गिफ्ट डीड हो रहा है किसी संपत्ति के बारे में, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती है प्रॉपर्टी, और वहाँ पर गिफ्ट डीड से एक उसका हस्तांतरण निश्चित होता है, जिसमें सबसे पहले गिफ्ट डीड का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए, जैसे कि ड्राफ्ट बनाना चाहिए। उसमें यह दर्शाता है कि कौन सी संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है। उसमें संपत्ति का विवरण होता है, कौन संपत्ति हस्तांतरित कर रहा है, यानी दाता कौन है, किस व्यक्ति को कर रहा है, यानी कौन है उसमें प्राप्तकर्ता, या दाता और प्राप्तकर्ता के बीच एक करार है जहां दाता स्वेच्छा से अपनी संपत्ति प्राप्तकर्ता को दान देने जा रहा है। स्वेच्छा से ये बहुत ज़रूरी है, उसमें का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि वो वॉलंटरीली अपनी गिफ्ट प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ये सेल डीड से बहुत ही अलग है। हमने पहले ही आपको बताया है, जो गिफ्ट डीड होता है विदाउट कंसिडरेशन होता है, उनमें पैसों का लेन देन नहीं होता है, इसलिए वो स्वेच्छा वहाँ बहुत ज़रूरी है कि दाता जो है, देने वाला जो है, स्वेच्छा से अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है प्राप्तकर्ता को, और प्राप्तकर्ता संपत्ति को स्वीकार करता है, उसका स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है।
यह अनिवार्य है कि एक उपहार किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, न कि किसी मजबूरी और न ही किसी धन के आदान प्रदान का किसी अन्य विचार के। अब स्वीकृति क्या होती है? गिफ्ट डीड की स्वीकृति एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता है और दाता के जीवन काल के दौरान प्राप्तकर्ता को उपहार स्वीकार करना चाहिए। यदि वह उपहार स्वीकार करने में विफल हो जाता है तो यह अमान्य हो जाता है। संपत्ति को कब्जे में लेने जैसे प्राप्तकर्ता के कृत्यों द्वारा स्वीकृति को मान्य किया जा सकता है। जैसे कि अगर वो जीवित है और संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, उसमें पोजीशन ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो वो स्वीकृति ही है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अचल 120 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 123 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अचल संपत्ति का दान यानी गिफ्ट तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि यह पंजीकृत न हो। पंजीकरण के दौरान 2 गवाहों द्वारा इसे प्रमाणित कराना अनिवार्य है। तो हमने पहले ही देखा है कि 2 गवाह वहाँ जरूरी है प्रेजेंट रहना और 2 गवाहों के सामने दाता और प्राप्तकर्ता ने उसे स्वीकार और स्वेच्छा से देना, स्वीकार करना, वहाँ एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट डीड का पंजीकरण क्या होता है? अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? जैसा कि पहले कहा है, एक गिफ्ट डीड को दाता से प्राप्तकर्ता को एक संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। यह एक कार्यालयीन बात है और वो सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में हम पंजीकरण कर सकते हैं और हस्तांतरण वो पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन होता है वही हस्तांतरण को मान्य करता है। पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होते हैं? किसी मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा उपहार की संपत्ति के मूल्यांकन की स्वीकृति होती है। स्टैम्प ड्यूटी और ट्रांसफर ड्यूटी का भुगतान होता है। ऐसा नहीं है कि सेल डीड में जैसे पैसों के लेन देन का व्यवहार होता है वैसे गिफ्ट डीड में नहीं होता है। लेकिन ये नहीं है कि सेल डीड में हम स्टैम्प ड्यूटी देते हैं और गिफ्ट डीड में स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ता, ऐसा नहीं है। हमें स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है गिफ्ट डीड में भी और ट्रांसफर ड्यूटी का भी भुगतान करना पड़ता है। यह संपत्ति के प्रकार के अनुसार हर राज्य में भिन्न होता है। जैसे जो भी रूल्स है वो हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पेड करनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम है। जैसे कि रूल्स है कि महिलाओं को कम स्टैम्प ड्यूटी लगानी होती है, तो वो रूल सभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। स्टैम्प ड्यूटी की नवीनतम दरें संबंधित आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है, कौन से डॉक्यूमेंट को क्या कितनी लगाई जा सकती है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट भी है, अलग अलग राज्यों के है, सेंटर का भी है, तो उसमें भी हमें इसके बारे में नॉलेज हो सकता है। गिफ्ट डीड के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज। एक गिफ्ट डीड के पंजीकरण करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। जैसे हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होती है वो दाता प्राप्तकर्ता की, विटनेसेस की, तभी के हम आईडी प्रूफ वहाँ देने होते हैं। गिफ्ट डीड के बनने की प्रक्रिया की अवधि क्या होती है? पंजीकरण अधिनियम यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 23 के अनुसार इसके लागू होने की तारीख 4 महीने के भीतर अधिकारी के समक्ष गिफ्ट डीड प्रस्तुत हो जाना चाहिए। विदिन 4 मंथ गिफ्ट डीड का ड्राफ्ट जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करना चाहिए। गिफ्ट डीड के जो टैक्स है, टैक्सेशन के लॉ रूल्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले आपने यहाँ उपहार कर अधिनियम जो है वो मौजूद था, जिसके तहत एक दानकर्ता को उपहार की राशि पर उपहार कर देना पड़ता था पहले। हालांकि इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2004-5 से आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में एक नया प्रावधान डाला गया है इसके बारे में, गिफ्ट के बारे में। इसके अनुसार यदि प्राप्तकर्ता तो यह क्या योग्य है या नहीं, कर योग्य है या नहीं, ये देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति रिश्तेदार या सगे संबंधी से उपहार प्राप्त करता है, जब किसी व्यक्ति को उसके विवाह के अवसर पर किसी अन्य व्यक्ति से उपहार मिलता है
कौन से इसमें टैक्सेबल है वो गिफ्ट, ये इसके बारे में उसमें रूल्स है। कोई अगर रिश्तेदार है या रिश्तेदार को अगर गिफ्ट उपहार कर रहा है, कोई विवाह के अवसर पर अगर गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, अन्य व्यक्ति से उपहार मिलता है, जब किसी व्यक्ति को वसीयत के तहत या विरासत में किसी भी व्यक्ति से उपहार प्राप्त होता है, या किसी व्यक्ति को दाता के संरक्षण या दाता की मृत्यु के व्यय में किसी व्यक्ति से अगर उपहार मिलता है, तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर पालिका, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, पंजीकृत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट आदि से अगर उपहार प्राप्त करता है, जब कोई ट्रस्ट, संस्थान, शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान किसी व्यक्ति से कोई उपहार प्राप्त करता है, जब हिंदू अविभाजित परिवार HUF के सदस्य HUF से एक HUF के कुल या आंशिक विभाजन पर पंजीकृत संपत्ति वितरण के अवसर पर एक उपहार प्राप्त करते हैं, जब एक ट्रस्ट किसी व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाया गया उस व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है। हालांकि उपरोक्त छूटों को छोड़कर, ये सब छूट में जाते हैं, एग्जेम्प्टेड किया हुआ है, इसमें टैक्स नहीं लग सकते। किसी भी व्यक्ति को इसको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को दूसरे से प्राप्त कुछ उपहार कर को आकर्षित करता है। इनकम टैक्सेबल जो गिफ्ट है वो क्या, अधिकतर यदि उपहारों का पूर्ण योग एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो उपहार अन्य स्रोत से आय के रूप में कर योग्य होता है। ये कंडीशन है वो। अब हम देखेंगे दाता, डोनर कौन होता है। देने वाले या ट्रांसफर करने वाले को व्यक्ति को दाता कहा जाता है, ट्रांसफेरर, एंड डोनर भी हम कहते हैं। प्राप्तकर्ता, डोनी कौन होता है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति को प्राप्त करता है, ट्रांसफरी कहा जाता है। क्या हिंदू अविभाजित परिवार HUF के किसी सदस्य द्वारा HUF को दिए गए परिवार उपहार पर HUF कोई आयकर देता है? क्या है वो नियम, हम देखेंगे। HUF के एक सदस्य अगर है, यानी हिंदू जॉइंट फैमिली का जो है, HUF को दिए गए एक उपहार में आयकर देने से छूट दी गई है, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्या गिफ्ट डीड का पंजीकरण अनिवार्य है? हमने अभी देखा है गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है। गिफ्ट डीड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कोई कानूनन उसका वैलिडिटी नहीं है, महत्व नहीं है। अधिनियम जो है हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 एंड जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 123 के अनुसार गिफ्ट डीड को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यदि पंजीकृत नहीं है तो एक उपहार विलेख अमान्य होगा। शादी के अलावा या कोई और अवसर के है जिसमें उपहार के लिए कर नहीं लिया जाएगा, जो अधिनियम है इसके अनुसार यदि उपहार निम्नलिखित स्थितियों में शादी के अलावा प्राप्त होता है तो यह कर योग्य नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति अगर रिश्तेदार अगर सदस्य संबंधी उपहार प्राप्त करता है, जब किसी व्यक्ति को वसीयत के तहत या उत्तराधिकार में किसी व्यक्ति से उपहार मिलता है, जब कोई भी व्यक्ति दाता या भुगतानकर्ता की मृत्यु के विचार में किसी व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी की भी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगर पालिका, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, किसी पंजीकृत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट आदि से उपहार प्राप्त करता है, जब कोई ट्रस्ट, संस्थान, शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान किसी व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है, जब HUF के सदस्य HUF के कुल या आंशिक विभाजन पर पैतृक संपत्ति के वितरण के अवसर पर एक उपहार प्राप्त करते हैं, जब एक ट्रस्ट किसी व्यक्ति के रिश्तेदार या लाभ के लिए पूरी तरह से बनाया गया है उस व्यक्ति से एक उपहार प्राप्त करता है। क्या किसी तरह गिफ्ट को रद्द यानी कैंसिल कराना संभव है? ये पहले ही बताना चाहूँगी। एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो गिफ्ट करता है उसे कैंसिल कराने का भी अधिकार होता है। लेकिन ये सिविल कोर्ट में जाकर उसको सूट दाखिल करने पड़ेगा और वहाँ पर कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट रिलीफ मांग सकते हैं वो। गिफ्ट डीड निम्नलिखित शर्तों के तहत निरस्त किया जा सकता है यदि दाता और प्राप्तकर्ता के बीच आपसी समझौता हो, यदि संपत्ति हस्तांतरण को प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो, ये शर्त है उसकी। क्या एक उपहार से शर्तों में हो सकती है
उपहार में शर्तें हो सकती है जब तक किसी अन्य कानून के तहत शर्तें लागू नहीं की जाती है तब तक उपहार में भी शर्तें हो सकती है। हालांकि शर्तें केवल दाता की इच्छा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट डीड और वसीयत में क्या अंतर है? हाँ, वसीयत अलग होती है, गिफ्ट डीड अलग होती है। हमें बहुत बार गलतफहमियाँ होती है कि वसीयत और गिफ्ट डीड में क्या डिस्टेंस है, क्या फ़र्क है। गिफ्ट डीड और वसीयत में कई अंतर है। यह महत्वपूर्ण है कि गिफ्ट डीड को मान्य करने के लिए प्राप्तकर्ता को भेंट स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि वसीयत में ऐसी कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और एक व्यक्ति संचालन के बाद अपने अधिकारों को त्याग सकता है। गिफ्ट डीड दाता के जीवन काल के भीतर पंजीकृत किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है और यदि दानकर्ता यानी गिफ्ट डोनर जो है, दानकर्ता की गिफ्ट डीड पर स्वीकृति मिलने से पहले मृत्यु हो जाती है तो गिफ्ट डीड शून्य हो जाता है। अगर जो देने वाले हैं, डोनर है, दानकर्ता है, उनकी अगर गिफ्ट डीड स्वीकार होने से पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो गिफ्ट डीड शून्य हो जाता है। हालांकि वसीयत करता है कि मृत्यु के बाद वसीयत को अंजाम दिया जाता है। वसीयत में वसीयत करने वाला अपने मृत्यु के बाद का ही इंतजाम होता है। उसमें वसीयत मेरे मृत्यु के बाद में क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी किसे किसे जा सकती है, इसके बारे में उसमें लिखा हुआ होता है। इसलिए वो वसीयत करता है कि मृत्यु के बाद में ही उसका अंजाम दिया जाता है। वसीयत करता के जीवन काल के दौरान वसीयत को हमेशा रद्द किया जा सकता है और कितने भी वसीयत बना सकते हैं, लास्ट विल करके बोला जा सकता है उसको। और वो जब तक जीवित है अपने जीवन काल में वसीयत कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट विल करके अपनी उसके पहले की वसीयत रद्द कर सकते हैं। लेकिन गिफ्ट डीड में ऐसा नहीं होता है। गिफ्ट डीड में रजिस्ट्रेशन होता है जबकि वसीयत में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो गिफ्ट डीड रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि रजिस्टर्ड होता है। ये वसीयत जो है वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो ये था गिफ्ट डीड के बारे में का सब जानकारी। थैंक यू।